हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 47। कुछ वक्त बाद जब रेवा वॉशरूम से नहाकर बाहर निकली तो वंश की नजर उस पर ही जा थमी। आखिर वो येलो कलर की मिरर वर्क वाली साड़ी में लगी इतनी प्यारी रही थी कि कोई अनजान भी उसे एक बार देखता तो दोबारा मुड़कर जरूर देखता या अपनी नजरें नहीं हटा पाता। तो वंश तो उससे प्यार करता था, उस पर असर कैसे नहीं होता। ऊपर से उसकी वो ग्रे आंखें जो ना चाहते हुए भी उसे उलझा दिया करती थी। इसलिए वो अपने मन में बोला, महबूब बड़ा जालिम है मेरा, हर रोज हुस्न से और ज्यादा कातिलाना लग पल पल मुझे अपनी दूरियों से मारता है। वही रिवा जो सीधे वॉशरूम से निकलकर आईने के सामने जाकर तैयार होने लगी थी, अपने चेहरे पर किसी की तपिश महसूस कर ना चाहते हुए भी उसका चेहरा सुर्ख हो उठा और वो अपने आप में बोली, ये खाटू श्याम जी, ये आदमी मुझे इस तरह क्यों देख रहा है और इसके देखने से मैं इसकी ओर नजर कर इसे क्यों नहीं देख पा रही। मुझे शर्म क्यों आ रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सब सोचते हुए वो काफी ज्यादा झिझक रही थी। वंश से उसकी झिझक छुपी नहीं थी, इसलिए वो खुद को डपटते हुए खुद से बोला, क्या कर रहा है तू, उसे इस तरह मत देख, पता ना चले तो उसे पता चल जाए कि तू उसे पसंद करता है। अभी देखने भर से इतना ऑकवर्ड हो रही है, 6 महीने कैसे निकालेगी तेरे साथ उसके बाद, और तू भी उम्मीदों से बन जाएगा। अब निकल ले यहाँ से, बहुत ऑकवर्ड कर लिया उसे। और ये सोचने के अगले ही पल वहां से वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। उसके जाते ही रेवा ने एक गहरी सांस ली और ऊपर देखते हुए बड़बड़ा कर बोली, शुक्रिया खाटू श्याम जी कि इसे भेज दिया यहाँ से। अब जल्दी से रेडी होकर मैं नीचे जाती हूँ। इसका तो पता नहीं, पर बाकी लोगों के लिए तो रिश्ता सच्चा है ना, उनके लिए कुछ वक्त के लिए ही सही निभाना तो पड़ेगा। मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं, लेकिन 6 महीने के बाद। ये कहते हुए वो थोड़ा शांत हुई और जल्दी जल्दी तैयार होकर रूम से बाहर निकली और नीचे की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाने के बाद वंश भी वॉशरूम से बाहर आया और अपना ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग के लिए निकल गया। रेवा जब नीचे आई तो उसने देखा कि कल्याणी जी हॉल में सोफे पर बैठी है और वंशिका से बोल बोलकर श्याम बाबा की पूजा की तैयारियां करवा रही है। तो वो उनकी ओर बढ़ी और उनके पैर छूते हुए बोली, दादी माँ प्रणाम, आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ वंशिका के साथ। तो कल्याणी जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो बेटा और सदा सुहागन रहो। ठीक है, अब तो तुम भी अपनी ही हो, तो जाओ करो बाबा की पूजा, वरना किसने किया है। जिसे सुनकर वो भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ी और पूजा की तैयारी करने के बाद वंशिका के साथ मिलकर पूजा करने लगी। रेवा को इतने प्यार से पूजा करते हुए देख और अपने पोता बहू के रूप में देख कल्याणी जी बहुत खुश थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि वंश की रेवा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए वो अपने हाथ जोड़ते हुए मन में बोली, ये खाटू श्याम जी, आप तो सब जानते हैं ना, कल वंश ने खुद कहा कि वो इससे कितना प्यार करता है, तो प्लीज इस बार मेरे वंश की खुशियां मत छीनिएगा। आखिर वो भी इंसान है, कितना बिखरेगा वो। और ये सोचते हुए उनके चेहरे पर एक उदासी का साया आकर गुजर गया। तभी रिवा उनके पास आरती की थाली लेकर आई और आरती देते हुए बोली, दादी माँ आरती लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए कि पहले रसोई में क्या बनाऊं और रसोई पूजन भी करवा दीजिए। उसके बाद आप जाकर अपने कमरे में आराम करिए, क्योंकि काफी जल्दी उठ गई हैं आप, ऊपर से कल ही डिस्चार्ज मिला है आपको। और ये कहते कहते उसके लहजे में एक हिदायत साफ नजर आ रही थी, जिसे सुन कल्याणी जी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। तो कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं पिछले कुछ दिनों से आराम ही कर रही हूँ और अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रहूंगी, लेकिन पहली रसोई से पहले मैं अपने कमरे में नहीं जा रही, इसलिए तुम चलो पूजन करवा दूं तुम्हें, ताकि मैं बैठ सकूं आराम से। जिसे सुन रिवा ने एक पल को तो मुंह बनाकर उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे पर साफ जाहिर था कि वो अपनी बात मनवा कर ही मानेगी। इसलिए रिवा वंशिका के साथ उन्हें सहारा देकर उठाकर किचन के पास ले गई और वहां पर किसी सर्वेंट की मदद से एक चेयर रखवाकर उन्हें बैठा दिया। फिर कल्याणी जी ने उनसे रसोई पूजन करवाई और बोली, बेटा तुम कुछ मीठा बना लो, और बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर बनाना चाहती हो तो शौक से बनाओ, वरना बाकी लोग देख लेंगे। जिस पर रिवा मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी माँ, मैं सब कुछ बना लूंगी, बस यहाँ मुझे चीजों की जानकारी नहीं है, तो किसी को कह दीजिए कि मुझे बता दे कौन सी चीज कहाँ रखी है। जिसे सुन कल्याणी जी ने वहां खड़े सर्वेंट को इशारा किया, तो वो लोग रिवा की मदद के लिए तत्पर खड़े हो गए और कल्याणी जी वंशिका के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। लगभग 1 डेढ़ घंटा बीत गया।
रिवा ने आराम से अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी, आलू मटर की सब्जी और पनीर की सब्जी बना ली थी, जिसकी महक से किचन और डाइनिंग टेबल का पूरा एरिया सराबोर था। तब तक वंश भी ऑफिस के लिए रेडी होते हुए नीचे आया और महक महसूस करते हुए बोला, क्या बात है, आज खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। किस खुशी में ये स्पेशल खाना बना है दादी माँ? और ये कहते हुए वो मुस्कुराकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी रिवा 2 सर्वेंट के साथ मिलकर खाना लेकर आई और टेबल पर सजाते हुए एक एक कर सबको सर्व करने लगी। कल्याणी जी और वंशिका को उसने मुस्कुराकर सर्व किया, लेकिन वंश के पास आते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। पर फिर भी वो उसे एक टक घूरते हुए परोसने लगी और अपने मन में बोली, मैंने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की खाने के साथ, पर फिर भी खाटू श्याम जी, आप करो और इसकी ही खीर में ऊपर से छिपकली गिरा दो ताकि वो खा ना पाए। ऐसे कड़वे इंसान को मेरे हाथों से मीठा खाने का कोई हक नहीं। और जब वो ये सब सोच रही थी तो उसके होठ चले जा रहे थे, जिन्हें देख वंश को समझते देर नहीं लगी कि वो उसके बारे में ही कुछ कह रही है। तो वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ तुम करोगी नहीं, फिर कोई और करे ऐसा हो नहीं सकता। तो अपनी दुआएं अपने पास रखो और किसी और को पार्सल करो। हाल फिलहाल मुझे खाना खाने दो। और ये उसने बड़े धीमे से कहा था, जिसे सिर्फ रिवा ही सुन पाई थी। वहीं उसकी बात सुन रिवा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने आप में बोली, क्वैक क्वैक सिसोदिया जादूगर कहीं का, जब देखो मन की बात पढ़ लेता है। ये कहते हुए जल्दी से उससे नजरें हटाकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई और खुद भी सबके साथ खाना खाने लगी। खाने के बाद सबने उसकी और उसके हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ की, पर वंश बस 1-2 बार ही बोला कि खाना अच्छा है और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो रिवा के प्रति अपनी भावनाओं को उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। फिर कल्याणी जी ने उसे नेक में एक कड़ा दिया और वंशिका ने उसे एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट की। उसने भी उन दोनों के गिफ्ट्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तभी कल्याणी जी उससे बोली, ये जो कड़ा है ये वंश की माँ का है। उसके पास ऐसे 2 थे, वो एक वंशिका को उसकी शादी पर और दूसरा अपनी बहू को देना चाहती थी, इसलिए उसका आशीर्वाद समझकर इसे हमेशा संभाल के रखना। और ये कहते कहते उनके लहजे में एक उदासी झलक पड़ी। वही वंश और वंशिका के चेहरे पर भी वही उदासी नजर आने लगी। पर वंश बात को बदलते हुए बोला, ये तो ये रख लेगी, पर आप लोग मेरी बात सुनिए। आज शाम को हमारा रिसेप्शन है, तो उसके लिए दिन में डिजाइनर आएंगे। आप सब अपनी ड्रेसेस चुन लीजिएगा और बहुत अच्छी अच्छी चुनिएगा, क्योंकि वहाँ शहर के सारे नामी गिरामी लोग और मीडिया मौजूद होंगी। और ये कहने के अगले ही पल वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी रिवा, जो उसकी बात सुनकर हैरान थी, वो कल्याणी जी की ओर देख बहाना बनाते हुए बोली, दादी माँ, इन्होंने मुझे नेक नहीं दिया, मैं उसे लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए जल्दी जल्दी वंश के पीछे बाहर तक आई और उसके हाथ को थाम उसे रोकते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? 6 महीने की कागज वाली शादी को सबके सामने ढिंडोरा पीट कर अनाउंस करना चाहते हैं? दिमाग तो ठीक है ना आपका मिस्टर सिसोदिया? ये शादी की खुशी में वो खिसक चुका है। और ये कहते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो वंश भी बिना किसी भाव के उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है बीवी जी, लेकिन लगता है आप भूल रही हैं कि कल रात को आपने दादी माँ से कहा था कि आप तैयार हैं पहली रसोई और रिसेप्शन के लिए। और ये मत भूलिए, हमारे लिए झूठ क्यों ना हो, पर लोगों के लिए शादी सच्ची है तो निभानी भी पड़ेगी उनके आगे। इसलिए बहस करने से बेहतर शाम को तैयार रहना। और ये कहने के अगले ही पल वहां से मुड़कर गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। वही रिवा हैरानी से बस उस दिशा की ओर देखती रही और फिर मुंह बनाकर अंदर की ओर चल दी। पर वंश गाड़ी में एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप में बोला, करना नहीं चाहता ये, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, ना महफिलों में रुस्वा करना चाहता हूँ। बस किसी को बताना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम महफूज हो उसकी गंदी नजरों से, इसलिए ये करना जरूरी है, तो माफ करना। और ये सोचते हुए एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए अपने फोन में कुछ देखने लगा। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।